So, students, let us now start with the next part of this chapter, in which sports injuries is the next topic. सो स्पोर्ट्स इंजरीज़ का जो क्लासिफिकेशन है हमें वो पढ़ना है और इनके इंजरीज़ के कॉजेस और प्रिवेंशन पढ़ने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉजेस और प्रिवेंशन। कॉजेस जो होते हैं हमारे इंजरीज़ के, उन्हीं को आप रिवर्स करके अगर लिख दोगे तो वो प्रिवेंशन बन जाएंगे। जैसे कि सपोज़ एक कॉज होता है वार्मिंग अप ना करना, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट डू प्रॉपर वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन, तो हमें इंजरीज़ होंगी ही। ऑब्वियसली इंजरीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी का ये कॉज हो गया, ठीक है। तो इसी को अगर हमें प्रिवेंशन बनाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी शुड डू प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन सो एज टू अवॉइड द इंजरीज, ठीक है। इस तरह से आप बनाते चले जाना। कॉजेस में एक ये भी कॉज होता है कि बायस्ड रेफरीज जो होते हैं, कोई अगर प्लेयर रफ खेल रहा है और रेफरी जो है बायस्ड है, उसको रेड कार्ड नहीं दे रहा है या फाउल नहीं दे रहा है, तो फिर या वार्निंग नहीं दे रहा है उसको रेफरी, तो इसका मतलब बायस्ड रेफरी की वजह से वो प्लेयर जो है और ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज लेगा और किसी को इंजर्ड कर सकता है। तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायस्ड रेफरीज। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना होगा? हमको अनबायस्ड रेफरी रखने होंगे, ठीक है। इसके बाद सरफेसेस अगर गलत हैं, इम्प्रॉपर यानी कि अनड्यूलेटिंग सरफेस है, अच्छा सरफेस नहीं है, स्लिपरी है या उबड़ खाबड़ है, तो बिल्कुल उसके अंदर इंजरी के चांस बढ़ते हैं। और अगर सरफेस अच्छे होंगे तो वो प्रिवेंशन में आ जाएगा। टू प्रिवेंट द इंजरीज वी शुड ऑलवेज प्ले और अरेंज द प्रॉपर सरफेसेस, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे हम लोग। इसके बाद प्रॉपर इक्विपमेंट्स, सूटेबल इक्विपमेंट्स अगर हम पहन के खेलते हैं तो फिर हमें इंजरीज नहीं होती हैं। तो वी शुड ऑलवेज प्रिवेंट इंजरीज बाय यूजिंग द प्रॉपर इक्विपमेंट। अगर कॉज में हम इसकी इसी बात को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर इक्विपमेंट्स कॉजेज द इंजरीज। इस तरह से बहुत सारे कॉजेज हैं जो आप लिख सकते हो, जैसे कि न्यूट्रिशन ठीक ना लेना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है इंजरी का कि हम थकी हुई हालत में और ओवर ट्रेन कर रहे हैं। ओवर ट्रेन मतलब कि थक चुके हैं फिर भी हम ट्रेनिंग करे जा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है इंजरी का। इम्प्रॉपर रेस्ट भी हो सकता है, मतलब लेस इनएडिक्वेट रेस्ट। अगर हम वर्कआउट करते हैं और अगले दिन ढंग से सोते नहीं हैं तो, और कम नींद लेने के बाद हम अगले दिन आके फिर से प्रैक्टिस करते हैं, इंजरी बिल्कुल हो सकती है। बिकॉज रेस्ट जो है रिकवरी को प्रमोट करता है। इसी तरह से न्यूट्रिशन भी रिकवरी को प्रमोट करता है। अगर मसल्स ऑलरेडी थकी हुई हैं, बॉडी ऑलरेडी थकी हुई है, तो वो बिल्कुल इंजरी प्रोन हो सकता है। और एक रीज़न इंजरी का ये भी हो सकता है कि जो अनट्रेंड कोचेस जो होते हैं, मतलब कि इनफॉर्मल कोचेस, जिन्होंने भी कभी पढ़ाई नहीं की, कोर्स नहीं किया उससे रिलेटेड, और वो डायरेक्ट जो है धूल में लट चलाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि किसी को भी गुरु बन के बैठ जाते हैं और लोग उनसे सीखते भी हैं। तो ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल इंजरी हो सकती है। यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर टेक्निक्स भी एक इंजरी का रीज़न हो सकता है, गलत टेक्निक यूज़ करना। और जिस किसी इंसान की ट्रेनिंग एज कम है, उसको अगर ज़्यादा अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़, स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं स्पोर्ट्स में, तो उस चीज़ की वजह से भी उसको इंजरी हो सकती है। अनसाइंटिफिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करना भी इंजरी का कारण हो सकता है। तो यही चीज़ों को हम अगर डोंट्स में करके लिख देंगे, कन्वर्ट करके कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो ये बन जाएंगे हमारे प्रिवेंशन, ठीक है। आई होप अगर प्रिवेंशन 5 मार्क्स में आ जाए या 3 मार्क्स में आ जाए तो आप 6 पॉइंट लिख सकते हो या 10 पॉइंट लिख सकते हो रिस्पेक्टिवली। देन कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज बेटा 3 तरह की होती हैं: सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज। सबसे पहले हम लोग
कवर करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के 4 क्लासेस हैं, कंट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, एब्रेशन। कंट्यूशन तो बहुत ही क्लियर सा है, इसमें क्या होता है कि एक इंसान को चोट लगती है डायरेक्ट हिटिंग की वजह से, जैसे किसी का घुटना टकरा गया यहाँ पे इसके पैर पे, और यहाँ पे जो है इंटरनल ब्लीडिंग हुई है बिकॉज मसल्स अंदर रप्चर हो गई हैं। स्किन में कोई डैमेज नहीं है, गुम चोट है, तो ऐसे काला धब्बा सा हो जाता है, ब्लैक ब्रूसिस हो जाते हैं, और यहाँ पे इसको हम हिंदी में बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में नील पड़ गया। वो एक्चुअली ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग जो कि इस तरह की ब्लूइश नज़र आ रही है बीनीथ द स्किन। ठीक है, स्किन के अंदर से लाल तो नज़र नहीं आएगा, तो ये इसके अंदर होता है, और सूजन भी होती है और दर्द भी होता है, इन्फ्लेमेशन से ये अकम्पनी होता है। दिस इंजरी इज़ अकम्पनीड बाय इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, मतलब बेसिकली बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में ये इंजरीज होती हैं, यानी कि कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स में, लड़ने भिड़ने वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं बेसिकली। कंट्यूजन एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट हिट होती है, और इसमें जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स अगर किसी एरिया पे ना हो वहाँ पे ये हो सकता है। ब्रूसिस मतलब कि ये धब्बे जो होते हैं काले, इसको बोलते हैं, ये हो जाते हैं इसमें। सेकेंड है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ऑल्सो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी विच इज़ एक्चुअली अ मस्कुलर इंजरी। किसी जगह मसल में खिंचाव आने की वजह से हम ज़्यादा ताकत लगाते हैं और मसल जो है वो वीक है, अकॉर्डिंगली उतना ट्रेंड नहीं है मसल, तो वहाँ पे मसल में एक्स्ट्रा स्ट्रेन आता है, मसल फाइबर्स खिंच जाती हैं, या तो ओवरपुल हो जाती हैं, या फिर वो ब्रेक हो जाती हैं, टीयर हो जाती हैं, तो ऐसे में हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रेन। एक्स्ट्रा स्ट्रेच, ओवर स्ट्रेच होने को हम लोग स्ट्रेन बोल देते हैं मसल्स के। तो ये एक मस्कुलर इंजरी है। और इसके बाद हम आएंगे स्प्रेन पर। स्प्रेन है एक जॉइंट इंजरी, मतलब कि जॉइंट इंजरी नहीं, स्प्रेन एक लिगामेंट इंजरी है, और क्योंकि लिगामेंट्स जॉइंट पे होते हैं तो हमेशा जॉइंट के ही अननेचुरल मूवमेंट्स के टाइम पे ये हो जाता है। तो जैसे कि हम बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में जंपिंग एक्सरसाइज में, या कुछ भी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम लैंडिंग के टाइम पे थोड़ा सा हमारा जो ये फंबल हो जाता है, हमारा एंकल जॉइंट के आसपास के जो लिगामेंट्स हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं, या फिर साथ ही साथ वो ज़्यादा टीयर भी हो सकती हैं, या उसमें लैक्सिटी आ जाती है, ढीलापन आ जाता है लिगामेंट्स की पैकिंग में, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे सूजन आती है एंकल जॉइंट पे, और इसके आसपास जो है दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और ये कई दिनों में जाके इस पर ठीक होता है। उसके लिए हमें रेस्ट वगैरह करना पड़ता है, आइसिंग करनी पड़ती है, इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। क्रेप बैंडेज लगा के इसको कंप्रेशन भी देते हैं हम लोग ठीक करने के लिए, और ऑइंटमेंट्स भी यूज़ करते हैं इसके ऊपर। तो स्ट्रेन इज़ अ लिगामेंट इंजरी विच इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू अगेन, और ये मोस्टली एंकल में होता है हमारे अननेचुरल स्पोर्ट्स मूवमेंट्स की वजह से। एब्रेशन की अगर हम बात करें, एब्रेशन होता है हमारा जैसे कि स्किन छिल जाती है, हमारी स्किन जो है ना, इट गेट्स रब्ड ऑफ, तो ये हमेशा जॉइंट्स के आसपास ही होता है, जैसे नी पे, एल्बो पे, या हमारे नकल्स पे, या हमारी रिस्ट के पास, या शोल्डर पे, या चिन पे, या हमारे फोरहेड के आसपास, आई बोन के आसपास। तो ये जहाँ पर भी हमारी बॉडी में वेर एवर देर इज़ बोन डायरेक्टली अंडर द स्किन, तो वहाँ पर ये होता है बिकॉज बाहर कोई रफ सरफेस है और अंदर बोन है, हार्ड सरफेस, उसके बीच में स्किन जो है वो घिस जाती है, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है, और वेसल्स जो है वो हमारी कट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। इस इंजरी को हमें सबसे पहले धो लेना चाहिए चलते हुए पानी के नीचे, जिससे कि उसके अंदर से सेडिमेंट्स और थोड़ा जो उसके अंदर कचरा गया है वो निकल जाए, या कोई माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं वो वॉश आउट हो जाए। उसके बाद फिर हम इस पर सेवलॉन या इस तरह की कोई वो लगा सकते हैं, या इसको डेटॉल से साफ़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं फिर इसकी ड्रेसिंग करा सकते हैं। और इसके कुछ टाइप्स हैं, इंसिजन और लेसरेशन।
लेसरेशन का मतलब होता है एक वैसा कट जिसमें कि थोड़ा सा साइज़ बड़ा है बट डीप नहीं है। और इंसिजन होता है कि हमारा किसी शार्प ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गहरा कट लगा हुआ है, तो उसको हम इंसिजन बोलते हैं। और इनको हम ग्रेजिस या क्रैप्स के नाम से, स्क्रैप्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी इस तरह की एब्रेशन वाली चोटें लगती हैं। ये यूजुअली एथलेटिक्स में या कबड्डी में होती हैं। इसके बाद आता है सेकंड टाइप ऑफ इंजरीज, दैट इज़ बोन इंजरीज, विच इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। इसमें फ्रैक्चर होते हैं बेटा। फ्रैक्चर जो है सबसे पहले 6 टाइप्स के हैं, देखो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द फ्रैक्चर इज, मतलब व्हाट द कंडीशन इज देयर इन द फ्रैक्चर, मतलब कितना उसने नुकसान किया है और किस तरह से फ्रैक्चर हुआ है, उसके बेस पे ये फ्रैक्चर्स जो हैं टाइप्स इसके बनाए गए हैं। सिंपल फ्रैक्चर का मतलब है जहाँ पे एक जो हड्डी जो है एक जगह से टूटी है और कोई घाव नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी वूंड, यानी कि मसल्स और स्किन इंजर्ड नहीं हुई है उसमें, और ना कोई इंटरनल ऑर्गन इंजर्ड हुआ है, एक जगह से बोन टूटी है। देन देर इज़ कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि मसल और स्किन भी इंजर्ड हुई है कंपाउंड फ्रैक्चर में बोन के साथ साथ, ठीक है, along with the damaged to muscle and, ठीक है, ये स्किन। तो जनरली द ब्रोकन बोन कम्स आउट ऑफ द थ्रू द स्किन टीयरिंग इट, स्किन को फाड़ के बाहर भी आ जाती है बोन, जैसे कि ये वाला फ्रैक्चर है, ये पहना है, बहुत ही शार्प एज बन गया इसमें और ये स्किन को टीयर करके बाहर आ जाएगा। इस तरह के फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं, जिसमें स्किन और मसल्स इंजर्ड हुई हैं और शार्प तरीके से टूटी है बोन। स्पाइरल मूवमेंट्स की वजह से ये कई बार हो जाता है। देन हेयर कम्स कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से हमें पता चल रहा है कि फ्रैक्चर में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से इंसान की जान भी खतरे में है। कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशंस हमेशा तब होता है जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। तो इन दिस फ्रैक्चर इंटरनल ऑर्गन्स आर डैमेज अलॉन्ग विद द डैमेज इन द फ्रैक्चर इन द बोन। तो बोन में फ्रैक्चर के साथ हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स या इंटेस्टाइन्स या इस तरह के जो भी ऑर्गन्स हैं, लिवर वगैरह, इनके अंदर अगर बोन पेनिट्रेट कर जाए टूटने के बाद, तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। देन कम्स द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे कि हम हरी लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो टूटती नहीं है, बस उसके अंदर थोड़ा सा क्रैक आ जाता है एक साइड में, इसी तरह से हमारी होती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे यहाँ पे हल्का क्रैक आया लेफ्ट साइड में, बट ये बोन अपनी शेप थोड़ी सी खो दी है लेकिन जुड़ी हुई है। तो बच्चों के अंदर इसी तरह का फ्रैक्चर होता है, बिकॉज उनकी बोन जो है ग्रीन स्टिक की तरह बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, तो वो पूरी तरह से टूट नहीं पाती हैं और थोड़ा क्रैक आके रह जाता है, उसके बाद वो खुद ही हील हो जाता है थोड़े दिन बाद, या हल्का फुल्का उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत भी पड़ती है प्लास्टर के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, और ये बच्चों के अंदर ही होता है। देन कम्स कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर के अंदर बोन जो है वो 3 टुकड़ों में, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जगह से टूट जाती है, सेवरल पीसेस में टूटती है। और सच फ्रैक्चर इज़ पॉसिबल इन साइकिल रेस और मोटरसाइकिल। हड्डियों का चूरा हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा पीसेस हो जाते हैं। इसके बाद आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में होती है ज़्यादातर कम्युनेटेड फ्रैक्चर, जैसे ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट से गिर गए, बाइक स्टंटिंग कर रहे हैं या इस तरह का कुछ कर रहे हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के अंदर ये इंजरीज होती हैं। इसके बाद आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा हाइट से गिरने से या किसी ज़ोरदार एक्सीडेंट में, स्पोर्ट्स एक्सीडेंट में ये होती है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन जो है अपने खुद के अंदर ही घुस जाती है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है फिगर के अंदर, लेकिन बोन अगर इतनी ज़ोर से कोई गिरे ऊपर से हाइट से कि लैंडिंग में उसकी पैरों की बोन जो है अपने ही अंदर घुस जाए। बोन के अंदर एक्चुअली हॉलोनेस होती है और पोर्स होते हैं काफ़ी, तो वो एक दूसरे के अंदर अब खुद के अंदर ही 2 टुकड़े हो गए, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तो इस फ्रैक्चर की कंडीशन को हम बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर या इम्पैक्ट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के कॉजेस आप पढ़ लीजिए यहाँ से, डायरेक्ट स्ट्राइक से या गलत मूवमेंट से या इस तरह से हो जाती हैं। और जॉइंट इंजरीज के अंदर होते हैं बेटा डिसलोकेशंस अलग अलग साइट्स पे,
जॉइंट जो है अपनी जगह से हट जाता है, और इसमें लिगामेंट्स भी इंजर्ड होती हैं साथ में, बिकॉज जॉइंट जो है हेल्ड होता है लिगामेंट्स की हेल्प से, जो कि फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो बोन टू बोन कनेक्टिविटी देते हैं। और डिसलोकेशन जो है लोअर जॉ में होती है बॉक्सिंग वगैरह इस तरह के स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में, और हमारे शोल्डर जॉइंट में हो सकती है, हिप जॉइंट में हो सकती है यानी पेल्विस में, और रिस्ट में भी हो सकती है। इसके बाद आते हैं कॉजेस ऑफ इंजरीज और प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और फिर आता है हमारा टिप्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि प्रिवेंशन में हम वही पॉइंट्स लिखेंगे कि किस किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज़ के अंदर जो है अलग अलग इनके ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, एब्रेशन के, कंट्यूजन का, जो कि आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा मैंने बता भी दिया ऑल दो। ट्रीटमेंट ऑफ लेसरेशन और ट्रीटमेंट ऑफ इंसिजन, इंसिजन में तो देखो कई बार वो लगाने पड़ते हैं स्टिचेस, और ड्रेसिंग भी करनी होती है, उसकी वॉशिंग भी होती है, एंटीसेप्टिक्स भी लगाए जाते हैं, और टेटनस का इंजेक्शन भी लगाया जाता है इसमें। और इसके अलावा जो स्ट्रेन और स्प्रेन है हमारे, यानी कि लिगामेंट इंजरी और मस्कुलर इंजरी है, उसके लिए एक थेरेपी होती है प्राइस थेरेपी, यानी कि जो प्राइस थेरेपी है ये हमारे 24 से 48 घंटों के लिए दी जाती है स्टार्टिंग के। इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, पी से प्रिवेंशन, आर से रेस्ट, आई से आइसिंग, सी से कंप्रेशन यानी कि पट्टी बांधना, और ई से एलिवेशन यानी कि हार्ट लेवल से ऊपर रखना, जिससे कि स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम से कम रह सके और सफरिंग कम हो, पेन कम हो उस पार्ट में जहाँ पर इंजरी हुई है। पी से प्रोटेक्शन आता है, मतलब कि जैसे किसी का हाथ टूटा है तो फर्दर इंजरी या सफरिंग ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक धागा या किसी दुपट्टे से या इस तरह की चीज़ से उसको गले में सपोर्ट देके लटका देते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन करते हैं उसकी। या फिर अगर बोन टूटी है तो हम क्या करते हैं, हम किसी फर्म यानी कि हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको बांध देते हैं सपोर्ट देके, जिसको हम खपच्ची भी बोल देते हैं हिंदी में। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। एंकल जॉइंट में अगर दिक्कत हुई है तो हम लेसअप्स यानी कि ऊंचे एंकल सपोर्ट वाले जूते पहनते हैं, जिससे कि हम डॉक्टर तक ले जा सकें, मेडिकल हेल्प तक, उस इंसान को बिना सफरिंग के, दर्द के। और इसके बाद आता है रेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पार्ट को यूज़ नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कराते हैं उसको। इसके बाद हमें क्या करना होता है, आइसिंग करनी होती है, जिसको हम क्रायोथेरेपी भी बोल देते हैं। आइस पैक आपने लगाते हुए देखा होगा मोस्टली, स्कूल्स के अंदर भी जो है मेडिकल रूम में आइस पैक रखा होता है, एक थोड़ा सा प्लास्टिक बैग होता है, उसके अंदर जेल होती है जो कि हम फ्रीज़ करके रखते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है हमारी चोट के अंदर, और हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। आइसिंग से पुरानी इंजरीज़ को भी ट्रीट किया जा सकता है। पहले तो ये ऐसा कहा जाता था कि जब ताज़ी चोट होती है उसी पे हम लोग आइसिंग अप्लाई करते हैं, पुरानी पे असर नहीं होता, बट पुरानी इंजरीज़ पे भी असर करता है क्रायोथेरेपी या आइसिंग। ठीक है, आइसिंग इसको लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, वैसे क्रायोथेरेपी बोलते हैं, बिकॉज बर्फ़ जो है वो क्रिस्टल से बनी हुई होती है, क्रिस्टलाइन होती है, इसीलिए इसका नाम क्रायोथेरेपी रखा है। इसके बाद आता है कंप्रेशन, यानी कि क्रेप बैंडेज यानी गर्म पट्टी बांधना, ऑइंटमेंट लगा के फिगर ऑफ 8 में हम गर्म पट्टी को बांधते हैं मोस्टली। जैसे एंकल किधर को मुड़ा है वो कंफर्म नहीं होता पेशेंट को, तो इसलिए हम लोग फिगर ऑफ 8 में बांधते हैं, जिससे कि दोनों तरफ से प्रेशर ठीक ठाक आए उस पर। एक तरफ को अगर हम लपेटेंगे तो किसी एक तरफ को प्रेशर आ सकता है, उसको बांधने का तरीका होता है। ई से होता है एलिवेशन, जिसमें कि हार्ट लेवल से हम ऊपर रखते हैं इंजर्ड एरिया को। जैसे बेड पे लेटे हैं तो पैर को हम लोग स्लिंग में या पिलो के ऊपर रख देते हैं पेशेंट के, जिससे कि उसके पैर में फर्दर इन्फ्लेमेशन ना हो, स्वेलिंग ना हो और उसको दर्द ना हो। तो ये ट्रीटमेंट हमारे इसमें होते हैं। और माइस प्रोसीजर दिया हुआ जिसमें कि हमने एक
मोबिलाइजेशन ऐड कर दिया है। आई से आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन भी है इसमें, बट एम से मोबिलाइजेशन। जैसे अब इंजरी पुरानी हो चुकी है, 24 से 48 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद काफ़ी दिन के बाद हम लोग माइस अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी पार्ट जो है दोबारा से अपने नॉर्मल फंक्शनिंग तक आ सके। उसको इसलिए हम मोबिलाइजेशन टेक्निक से हल्का हल्का उसकी मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं दोबारा से सपोर्ट्स के हिसाब से, जिससे कि वो प्लेयर दोबारा से गेम खेल सके उनके मूवमेंट्स को यूज़ करके। और बोन इंजरी का ट्रीटमेंट आपको पता ही है, डिसलोकेशंस का प्लास्टर्स होते हैं, इसमें रिलोकेट किया जाता है। और इस तरह से हम लोग, जैसे फिंगर टूटी है तो उसमें हम लोग ये भी बांध सकते हैं, जिसको हम लोग वो बोलते हैं, खपच्ची बोलते हैं या स्प्लिंट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और ये हमारा स्लिंग है, ये जो पट्टी है जिसमें हमने सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये सब हमारी फ्रैक्चर और डिसलोकेशन में हमारी ट्रीटमेंट में आता है। फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली हमेशा वही होता है जो प्लास्टर करते हैं हम लोग, और कुछ ग्रीन स्टिक या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है, जैसे हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, वो खुद से भी ठीक हो जाते हैं रेस्ट देने से और प्रिकॉशंस लेने से बिना प्लास्टर के। तो ये इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।